तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1965 में आई एक जापानीज एंथोलॉजी हॉरर मूवी को जिसका नाम है क्वाइदान। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो बहुत ही बढ़िया ये होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मासाकी कोबायाशी ने। इस फिल्म के अंदर टोटल 4 कहानियां हैं जो कि अपने आप में ही डिफरेंट 4 मूवीज हैं जिनका रन टाइम काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 आवर्स का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 कहानियां एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन खास बात यह है कि दूसरी कहानी जो है वो क्लिप्स वाले चैनल के ऊपर है, तो आपको वहां पर क्लिप्स के साथ देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, यानी कि दुगना मजा होने वाला है। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां पर भी मेरी आवाज ही है, तो ज्यादा घबराना मत। तो इस कहानी को देखने के बाद में आप उस वाली कहानी को भी देख लेना। और कल ही मैंने एक बहुत ही बढ़िया गॉथिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक अवार्ड विनिंग हॉरर मूवी है, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक भी नीचे ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम 2 वुड कटर्स को देखते हैं जो कि मुसाशी विलेज में रहते हैं। इनमें से एक का नाम मोसाकू होता है जो कि एक काफी ओल्ड मैन था, और वहीं दूसरे का नाम मिनोकिची होता है जो कि काफी यंग और हैंडसम है। असल में मिनोकिची यहाँ पर मोसाकू का डिसाइपल था। मोसाकू और मिनोकिची हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे। अब एक दिन जब मोसाकू और मिनोकिची जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहे थे, तभी मौसम काफी खराब हो जाता है। जोरों का तूफान, हवाएं और बर्फबारी होने लगती है, जहां पर मोसाकू और मिनोकिची को अपने विलेज में जाने में काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो किसी तरह से बर्फ में आगे बढ़ते रहते हैं। पर थोड़ी देर के बाद में जब मौसम और खराब हो जाता है तो वो अपने पीठ पर पड़ी लकड़ियों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में जब बर्फबारी रुकती है तो हम देखते हैं कि मिनोकिची बर्फ में गिरा पड़ा है। जब मिनोकिची की आंखें खुलती हैं तो उससे मोसाकू अपने आसपास नहीं दिखता, जिससे कि मिनोकिची काफी घबरा जाता है। बहुत देर तक मोसाकू को ढूंढने के बाद भी मिनोकिची को मोसाकू नहीं मिलता। तभी वापस से काफी तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। मिनोकिची जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो ये देखता है कि वो और मोसाकू जिसकी बोट पर वहां पर आए थे ना, वो ज्यादा बर्फबारी की वजह से अपनी बोट लेकर वहां से जा चुका था, और वहीं पर अब मिनोकिची को मोसाकू भी मिल जाता है। मोसाकू की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो उसको वहां पास की ही एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है और वहीं पर मोसाकू को सुला देता है। पर तभी उस झोपड़ी का डोर अचानक से तेज हवा के कारण खुल जाता है, जिसे बंद करने में मिनोकिची को काफी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद में तेज हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, पर बर्फबारी अब भी चालू थी। झोपड़ी के अंदर मिनोकिची सो रहा था और पास में ही मोसाकू भी। तभी हम देखते हैं कि मोसाकू के पास एक लेडी आ जाती है जिसने ऊपर से नीचे तक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो स्ट्रेंज लेडी मोसाकू के फेस पर फूंक मारती है, जिससे थोड़ी ही देर में मोसाकू की पूरी बॉडी बर्फ से जम जाती है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तब तक मिनोकिची भी उठ चुका होता है और इस भयानक सीन को देखकर वो काफी घबरा जाता है। मोसाकू के मरने के बाद में वो लेडी मिनोकिची की तरफ आगे बढ़ती है, पर वो उसको नहीं मारती। वो लेडी मिनोकिची से ये कहती है कि मैं तुम्हें भी मोसाकू की तरह ही मारने वाली थी, लेकिन तुम काफी यंग हो इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई है और अब मैं तुमको नहीं मारूंगी। लेकिन वो लेडी मिनोकिची को वार्न करती है कि अगर उसने इस हादसे के बारे में किसी को भी बताया, यहाँ तक कि अगर उसने अपनी माँ को भी इसके बारे में पता चलने दिया, तो उसी वक्त वो मिनोकिची को मार देगी। और इतना कहकर ही वो लेडी वहां से चली जाती है और उसके जाते ही वहां से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। फिर अगली सुबह वो बोट वाला आदमी जिसके साथ में वो दोनों वहां पर आए थे, वो उन्हें लेने वापस आ जाता है। बट जब वो झोपड़ी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि मोसाकू की मौत हो चुकी है और मिनोकिची की कंडीशन काफी खराब है, क्योंकि वो हादसा ही इतना भयानक था कि मिनोकिची काफी ज्यादा सहम गया था। फिर अगले सीन में हम मिनोकिची को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो लेटा हुआ है। मिनोकिची को देखकर ये साफ पता चलता है कि मिनोकिची उस हादसे के बाद में काफी शौक में है। फिर थोड़ी ही देर में उसकी मदर उसके लिए खाना लाती है और उसको ये कहती है कि वो लकड़ियां बेचने जा रही है ताकि उससे उसके पास में कुछ पैसे आ जाएंगे। उसकी माँ उससे आगे ये भी कहती है कि वो कुछ दिन अभी आराम करे, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो बर्फ में जम गया तो उसकी मौत हो जाएगी। पर मिनोकिची अपनी मदर से इतना सब कुछ कहने के बाद भी उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी शॉक में था और उसने उस हादसे के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उस लेडी ने उसको वार्न किया था। जिसके बाद में उसकी माँ वहां से चली जाती है। अब हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर मिनोकिची पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है और वो अब फिर से जंगल में लकड़ियों को काटने का काम शुरू कर देता है। वो हर सुबह जंगल में जाता और शाम को लकड़ियां काटकर वापस घर आता। ऐसे ही एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। अब क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था इसलिए मिनोकिची उस लड़की से पूछ लेता है कि वो इस टाइम कहाँ पर जा रही है, जिस पर वो लड़की ये बोलती है कि वो एडो की
तरफ जा रही है। वो उस लड़की को लेकिन अपने साथ चलने को कहता है और मिनोकिची की बात मानकर वो लड़की भी उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद में वो लड़की उसको अपने बारे में बताते हुए ये बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, पर शायद उसके रिलेटिव्स अभी भी एडो में हैं जो कि उसे कुछ काम दिलवाने में हेल्प कर सकें। फिर वो लड़की मिनोकिची से पूछती है कि क्या अगर किसी का कोई जानने वाला ना हो तो वो सर्वेंट की जॉब भी नहीं कर सकता, जिस पर वो उस लड़की को रिप्लाई करते हुए ये बोलता है कि कम से कम ये शादी से तो अच्छा ही है। फिर वो लड़की उससे आगे ये पूछती है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है, जिस पर वो काफी शर्मा जाता है, जिसको देखकर वो लड़की समझ जाती है कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है। बात खत्म होने के बाद में मिनोकिची और वो लड़की फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर एक रिवर को पार करने के बाद में वो मिनोकिची के घर पहुंच जाते हैं। अब मिनोकिची उस लड़की को रात में अपने घर पर ही रुकने को कहता है, जिसके बाद वो लड़की उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और मिनोकिची के साथ उसी घर में चली जाती है। घर आने पर मिनोकिची उस लड़की को अपनी मदर से मिलवाता है और बातों ही बातों में हमको ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूकी है। मिनोकिची की मदर यूकी से ये कहती है कि उसको जर्नी करते टाइम काफी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसको कोई काइंड पर्सन नहीं मिलेगा, खासकर एक ब्यूटीफुल यंग लड़की के लिए। यूकी से इतना कहने के बाद में मिनोकिची की मदर यूकी को खाना खाने के लिए कहती है। अब फिर अगले सीन में हम मिनोकिची और यूकी को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब कुछ सालों के बाद में मिनोकिची और यूकी के 3 बच्चे होते हैं और विलेज के सभी लोग यूकी को काफी अच्छी वाइफ मानते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी अपने तीनों बच्चों के साथ में मिनोकिची की मदर की ग्रेव पर प्रे करने के लिए जाती है, क्योंकि आज मिनोकिची की मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। प्रेयर करने के बाद लौटते टाइम यूकी को रास्ते में कुछ विलेजर्स मिलते हैं जो कि पहले से ही उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर वो सभी विलेजर्स यूकी से भी बातें करने लगते हैं, जहाँ पर यूकी से ये कहते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है और अपनी फैमिली का कितना ध्यान रखती है। पर उन्हीं विलेजर्स में से एक ओल्ड लेडी धीमी आवाज में यूकी को एक मिस्ट्री बताती है। विलेजर से बात करने के बाद में यूकी अपने तीनों बच्चों के साथ वहां से घर वापस चली जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर मिनोकिची कुछ काम कर रही होती है और वहीं यूकी अपने बच्चों को सुला रही थी। बच्चों के सो जाने के बाद यूकी भी मिनोकिची के पास आकर अपना काम करने लगती है। तभी मिनोकिची यूकी को उसके और तीनों बच्चों के लिए अपने हाथ से बनाई हुई सैंडल्स को दिखाता है। सैंडल्स को देखकर यूकी काफी खुश हो जाती है। मिनोकिची यूकी से कहता है कि वो न्यू ईयर पर यूकी को नई ड्रेस तो नहीं दिला सकता, लेकिन सैंडल्स तो दे ही सकता है, जिसको सुनकर वो काफी खुश होती है। सैंडल्स को देखने के बाद में यूकी फिर से अपने काम में लग जाती है और मिनोकिची पास में ही बैठकर यूकी को एक तट देखने लगता है। अब तभी शॉकिंगली मिनोकिची को ऐसा एहसास होता है कि यूकी वही लेडी है जिसने उस बर्फ वाली रात में मुसाको को मारा था। अब वो ऐसा सोचकर काफी घबरा जाता है कि तभी यूकी उसको देखकर ये पूछती है कि वो उसको ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर वो हंसते हुए ये बोलता है कि उसे 10 साल पहले का एक हादसा याद आ गया जो कि उसके साथ में घटा था और इतने टाइम बाद वो उस बात को भूल ही चुका था। मिनोकिची यूकी से आगे कहता है कि जब वो उसे एक तट देख रहा था तब उसे उस बात की याद आ गई। मिनोकिची की बातों को सुनने के बाद में यूकी उससे उसी रात के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में मिनोकिची यूकी से ये कहता है कि उसके लिए ये बात मानो कल की ही हो। अब वो यूकी से आगे बताता है कि उसे नहीं पता कि आखिर वो सब जो उसने उस रात देखा था वो रियल था या बस एक ड्रीम था। मिनोकिची यूकी को उस रात के बारे में याद करते हुए बोलता है कि ये बात तब की है जब मुसाको बर्फ में जमकर मारा गया था। मुसाको को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी पूरी बॉडी से खून चूस लिया हो और वही मुसाको के पास में ही एक लड़की भी बैठी हुई थी जिसने मुसाको के फेस पर फूंक मारी थी, जिससे कि वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद में वो लेडी उसकी तरफ बढ़ने लगी और उस लेडी की हॉरिफाइंग आईज और फेस काफी ब्यूटीफुल था। मिनोकिची इतना कहने के बाद में यूकी की तरफ देखने लगता है और मिनोकिची फिर यूकी से ये कहता है कि वो अभी बिल्कुल उसी लेडी की तरह दिख रही है। यूकी से इतना कहने के बाद में मिनोकिची फिर से हंसने लगता है। फिर वो यूकी से ये भी बोलता है कि उस रात उसने जिस लड़की को मुसाको को मारते हुए देखा था उसने उस जैसी ब्यूटीफुल और फेयर लड़की फिर कभी नहीं देखी। फिर वो यूकी से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो लड़की कोई ह्यूमन नहीं होगी बल्कि एक वुमेन ऑफ स्नो थी जो कि लोगों के ब्लड की खोज में रहती है, या फिर ये उसका कोई ड्रीम है। तभी यूकी मिनोकिची की तरफ घूमती है और मिनोकिची से ये कहती है कि वो सब कोई ड्रीम नहीं था और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वही थी। जी हाँ, यूकी के इतना कहते ही मौसम फिर से खराब हो जाता है और जोरों से स्नोफॉल शुरू हो जाती है, यानी कि वो वाकई में स्नो लेडी थी। दूसरी तरफ यूकी की बातों को सुनकर मिनोकिची काफी घबरा जाता है। यूकी मिनोकिची से आगे कहती है कि उसने उस रात उसे प्रॉमिस किया था कि वो उस बात को किसी को भी नहीं बताएगा और अगर मिनोकिची ने किसी को भी वो बात बताई तो वो मिनोकिची को मार देगी, और इसी प्रॉमिस की वजह से उसने उसको जिंदा छोड़ दिया था। वो उसकी बातों को सुनकर काफी डर गया था कि तभी मिनोकिची देखता है कि यूकी फिर से
से अपने उसी रियल फॉर्म में आ जाती है। और यही रीजन था कि गांव वालों को उस पर बिल्कुल सही शक हुआ था, और यही रीजन था कि वो काफी ज्यादा यंग दिखती थी। मतलब 3 बच्चे के होने के बावजूद भी वो काफी यंग थी। यूकी तभी उससे ये कहती है कि अगर उसके बच्चे वहां पर ना होते तो वो उसे उसी टाइम मार देती, और अब से मिनोकिची को ही उन तीनों बच्चों की देखभाल करनी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो उसको मार देगी। मिनोकिची से इतना कहने के बाद में यूकी वहां से चली जाती है, और फिर मिनोकिची यूकी के पीछे भागता है, पर तब तक वो जा चुकी थी। अब वो घर के अंदर वापस आता है और उसने जो सैंडल्स उसके लिए बनाए थे वो उनको अपने घर के बाहर रख देता है। और तभी हम ये देखते हैं कि यूकी के वो जो सैंडल्स होते हैं वो स्नो में ही कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब कि यूकी को वो पसंद थे और वो उनको ले गई, एंड वो वाकई में मिनोकिची से प्यार करती थी। और बूम, इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्वाइदान एंथोलॉजी मूवी के अंदर से एक कहानी, और बाकी की जो 2 स्टोरीज हैं वो भी कल आ जाएंगी। 1964 के हिसाब से ये एंथोलॉजी काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड नो डाउट इसकी रेटिंग भी इसलिए ही इतनी ज्यादा हाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, लेकिन मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर आपके साथ में ऐसा होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इसकी एक और स्टोरी है वो स्केरी नाइट्स इन हिंदी पे जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay